मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि अपना 7वां लेसन चल रहा था उसमें हम टॉपिक पढ़ चुके थे पीछे कला और यथार्थवाद के बाद में अगला टॉपिक हमारा आ रहा है वास्तुकला। 15वीं शताब्दी में रोमन नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो गया। 1417 ईस्वी से पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए क्योंकि 1378 से दो प्रतिस्पर्धी पोप के निर्वाचन से जन्मी जो दुर्बलता का अंत हो गया था। रोम के अंदर दो पोप जो थे वो अपने शासन के चलाने की दृष्टि से आपस में मनमुटाव हो गया था। आपस में अपने अपने नीति नियमों को लागू करने के लिए लड़ने लगे थे, झगड़ने लगे थे और यहाँ तक कि दोनों के अंदर वैचारिक मतभेद भी आ गए थे। इन दोनों में से एक को श्रेष्ठ बनाने के लिए चुनाव का निर्वाचन का रूप सामने आया और निर्वाचन के माध्यम से जो दोनों के बीच जो वैचारिक मतभेद थे वो दोनों वैचारिक मतभेदों के माध्यम से दोनों में से एक का श्रेष्ठ चुनाव कर लिया गया और जो राजनीतिक दृष्टि से जो अराजकता का जो वातावरण बना हुआ था उसका भी यहाँ पर समापन हो गया था। उन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। पुरातत्वविदों द्वारा रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया गया। इसने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया जो वास्तव में रोम साम्राज्यकालीन शैली का पुनरुद्धार थी, जिसे अब शास्त्रीय शैली कहा गया। पोप धनी व्यापारियों और अभिजात वर्ग के लोगों ने उन वास्तुविदों को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्रों, मूर्तियों, उभरे चित्रों से भी सुसज्जित किया। अब जब पुरातत्वविदों ने जो उत्खनन कार्य करवाया, नई नई प्रकार की शैलियां हमें देखने को मिली और ऐसी नई शैलियों को लोगों ने जब देखा तो ऐसी नई शैलियों के माध्यम से अब भवनों को वास्तुविदों को जुड़ने का मौका मिला और जब वास्तुविद ऐसी शैलियों से परिचित हुए तो उन्होंने नए नए भवनों को, नए नए महलों को और उनको मूर्तियों, लेप चित्रों के माध्यम से सुसज्जित करने का अवसर मिलने लगा। उनमें इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। इस काल में कुछ ऐसे भी लोग हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार सभी कुछ थे। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माइकल एंजेलो बुओनारोती हैं, जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र की पाइटा नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिजाइन बनाया और इनकी वजह से माइकल एंजेलो अमर हो गए। अब जब मूर्तिकारों, चित्रकारों और वास्तुविदों के बारे में जानकारी मिली तो एक नया नाम उभर करके आया जिसका नाम माइकल एंजेलो। ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध चित्रकार था और इसने पाइटा नामक जो एक चित्र है और सेंट पीटर गिरजे का जो गुंबद है उसका डिजाइन बनाया और ये अपने नाम और कला दोनों के माध्यम से पूरे इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। वास्तुकार फिलिपो ब्रूनेलेसी, जिन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था, ने अपना पेशा मूर्तिकार के रूप में शुरू किया था। माइकल एंजेलो जो एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ, उन्होंने मूर्तिकारों के चित्र बनाए, भवनों के चित्र बनाए और दूसरा नाम आया है आपके फ्लोरेंस का एक विद्वान है जिसका नाम है ब्रूनेलेसी। उसने अपनी मूर्तिकला को अपना एक पेशा बनाया। मूर्तियां बहुत सारी बनाई उन्होंने और ऐसी खूबसूरत मूर्तियां बनाई जिनकी वजह से वो इन मूर्तिकला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। इस काल में एक और अनोखा बदलाव आया। कलाकार की पहचान उसके नाम से होने लगी, न कि पहले की तरह उसके संघ या श्रेणी से। पहले क्या होता था, कलाकार को उसके नाम या संघ या श्रेणी के नाम से जाना जाता था, प्रसिद्ध हुआ करता था। लेकिन अब विद्वान लोग अपने क्षेत्रों के अंदर अपने नाम और काम के माध्यम से प्रसिद्ध होने लगे थे। अगला टॉपिक आ रहा है प्रथम मुद्रित पुस्तकें। दूसरे देशों के लोग यदि महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्रों, मूर्तियों या भवनों को देखना चाहते थे तो उन्हें इटली की यात्रा करनी पड़ती थी। किंतु जहाँ तक साहित्य की बात है, जो कुछ भी इटली में लिखा गया विदेशों तक पहुँचा। पहले क्या होता था कि जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, आगे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते थे, नए नए क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते थे या उनके रूप में नए विचार देखना चाहते थे, तो ऐसे सारे क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों को पहले रोम और इटली की यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा नए नए विचार, नए नए तकनीक, नए नए ज्ञान उभर करके आ रहा था। ये सारी बातें अब साहित्य के रूप में भी आने लगी थी। साहित्य के बाद जो कुछ भी इटली में लिखा गया विदेशों से पहुंचा। अब ये सारी चीजें जा जाकर लोगों ने यात्रा की, रोम और इटली की। वो सारी यात्रा करने के बाद अपने देश में गए, वहां पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ये सब 16वीं शताब्दी की क्रांति के मुद्रण
प्रौद्योगिकी दक्षता की वजह से हुआ। इसके लिए यूरोपीय लोग अन्य लोगों की मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों के और मंगोल शासकों के ऋणी रहे, क्योंकि यूरोप व्यापारी राजनयिक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस तकनीक से परिचित हुए थे। जो तकनीक, जो ज्ञान, जो क्षेत्र लोग, जो जानकारियां लोगों को पहले यात्राएं करने के दौरान प्राप्त होती थी, वो सारी जानकारियां, वो सारा ज्ञान अब मुद्रण के माध्यम से लोगों तक पहुंचने लगा। क्योंकि ये यूरोप के लोग, इटली के लोग, यूरोपीय लोग पहले क्या करते, चीनी और मंगोल शासकों के राज दरबार में यात्राओं पर आते जाते रहते थे, और उन यात्राओं के दौरान वहां पर जो शुरुआत हुई मुद्रण की, धीरे धीरे उस मुद्रण कला के जो विकास का जो क्षेत्र था, उससे भी वो धीरे धीरे वहां पर परिचित होने लगे थे। और वो सारा परिचित होने के बाद उन्होंने वो सारा ज्ञान अपने अन्य लोगों को भी देना शुरू कर दिया था, जिसके माध्यम से मुद्रण कला का धीरे धीरे विकास प्रारंभ हुआ। यूरोपीय व्यापारी और मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्रा के दौरान इस तकनीक से परिचित हुए। ऐसा ही अन्य 3 प्रमुख तकनीकी नवीकरणों, आग्नेयास्त्र, कंपास और फलक के विषय में भी हुआ। इससे पहले किसी भी ग्रंथ की कुछ ही हस्तलिखित प्रतियां होती थी। सन 1455 में जर्मन मूल के जोहान्स गुटेनबर्ग, जिन्होंने पहले छापेखाने का निर्माण किया, तो उनकी कार्यशाला में बाइबिल की 150 प्रतियां छपी। इससे पहले इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु बाइबिल की केवल एक ही प्रति लिख पाता था। अब जोहान्स गुटेनबर्ग से पहले जो मुद्रण कला थी, वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही थी, लेकिन उसके इतने अच्छे नमूने सामने नहीं आए थे, इतने अच्छे उदाहरण सामने नहीं आए थे, इतनी अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाई थी वो मुद्रण तकनीक, क्योंकि वो हाथ से लिखी जाती थी। लेकिन अब 1455 ईस्वी में जब जर्मनी के जो मूल निवासी थे जोहान्स गुटेनबर्ग, उन्होंने अपने ज्ञान और तकनीक के माध्यम से मुद्रण कला का आविष्कार किया, और उस मुद्रण कला के माध्यम से उन्होंने अपनी पहली पुस्तक जो छापी, उसका नाम है बाइबिल। उस बाइबिल की उन्होंने अपने पहला जो छापाखाना बनाया था, पहला छापेखाने का निर्माण किया था गुटेनबर्ग में, जर्मनी में। इन्होंने बाइबिल की 150 प्रतियां छापी थी। पहले इस 150 प्रतियों को छापने में जितना समय लगता था, उतने समय में बाइबिल की एक प्रति हस्तलिखित होती थी। 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिक ग्रंथों, जिनमें अधिकतर लातीनी ग्रंथ थे, उनका मुद्रण इटली में हुआ। चूंकि मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने लगी और उनका क्रय संभव होने लगा, छात्रों को केवल अध्यापकों के व्याख्यानों के बने नोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। अब विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा तेजी से प्रसारित हुए। नए विचारों को बढ़ावा देने वाली एक नई मुद्रित पुस्तक कई से पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच सकती थी। अब पाठक एकांत बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था, क्योंकि वह उन्हें बाजार में खरीद नहीं सकता था। इससे लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ। अब जब मुद्रण कला का आविष्कार हो गया, मुद्रण कला विकसित हो गई, तो उस मुद्रण के माध्यम से पुस्तकें छपने लगी, बाजार में आने लगी। जो छात्र छात्राएं पहले अपने ज्ञान वृद्धि करने के लिए अध्यापकों के व्याख्यान पर निर्भर रहते थे, वो छात्र छात्राएं अब बाजार से पुस्तकें खरीद कर कहीं भी बैठ करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते थे। अब उनको अध्यापक के व्याख्यान पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। 15वीं शताब्दी के अंत से इटली की मानवतावादी संस्कृति का आल्प्स पर्वत के पार बहुत तेजी से फैलने का मुख्य कारण वहां पर छपी हुई पुस्तकों का वितरण था। इससे स्पष्ट है कि पहले के बौद्धिक आंदोलन खास क्षेत्र तक सीमित क्यों रहते थे। अब जब 15वीं शताब्दी के अंत के दौरान जब ये सारी चीजें सामने आ गई, तो अब लोगों को अध्यापकों के, विद्वानों के जो विचार थे, सुनने के माध्यम से उस पर रहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये नई तकनीक मुद्रण की जो सामने आ चुकी थी, और इस मुद्रण के माध्यम से जितनी भी छपी हुई पुस्तकें थी, वो सारी की सारी बाजार पर पहुंचने लगी, और लोग अपने पैसे दे करके या क्रय विक्रय के माध्यम से वो पुस्तकें खरीद करके अपनी ज्ञान वृद्धि कर सकते थे। ये 2 टॉपिक आज हमने पढ़े। इनके बारे में किसी भी प्रकार की समस्या तो आप कल पूछ सकते हैं। कल हमारा अगला टॉपिक होगा मनुष्य की नई संकल्पना। ओके, थैंक यू।